हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा वीडियो है वो जुलाई 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसका पार्ट सेकंड है। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने शॉर्ट न्यूज़ जितनी भी थी उनको देख लिया था। आज हम जो है जितनी भी निर्वाचन नियुक्तियां वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी जो है इस मैगज़ीन को पहले तो फिजिकल फॉर्म में खरीद लीजिएगा। आपके आसपास किसी भी शॉप पर ये मैगज़ीन मिल जाएगी। इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जितने भी करंट अफेयर्स है उनका क्रिस्प फॉर्म में जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसका एक रिविज़न आपका जो है इसमें ईजिली हो जाता है। तो आप इस मैगज़ीन को खरीद लीजिएगा। और अगर आपके पास में ये मैगज़ीन नहीं अवेलेबल होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ दिनों में इसका PDF जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। हमने जितनी भी मैगज़ीन एनालाइज़ की है 2020 वाली वो सभी मैगज़ीन का PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और जितने भी RPS से रिलेटेड जो मटीरियल होता है, जितने भी RPSC के एग्ज़ाम्स हैं, सब इंस्पेक्टर का है, पटवारी का है, RS का है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर है वो हम वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। तो वो चैनल काफ़ी काम का है आपके लिए, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई भी ऐसे जो है मिसकंसेप्शन वाले जो होते हैं ना, मोटिवेशनल और ये वो कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ काम की चीज़ें जो है आपको वहाँ पर दी जाती है। तो आपका जो है वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज जो है हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें निर्वाचन और नियुक्तियाँ। तो फर्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां, नेशनल लेवल पे जो नियुक्तियां हुई है। तो पहला है सुरेश एन पटेल जो है उनको कार्यवाहक जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। सबसे पहली चीज़ जो नियुक्त किया गया है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। RS का जब एग्ज़ाम था 2016 का, उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था मैं आगे बताऊँगी। पहले हम देखते हैं कि CVC आखिरकार होता क्या है। इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए ये जो है इसका एक मुख्य कार्य ये होता है कि करप्शन के जो भी मैटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, उनको ये देखता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ग्रुप A के जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं और स्पेशल लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके जो करप्शन के चार्जेस होते हैं उनके ऊपर जो है ये इन्वेस्टिगेशन करता है। ये CVC का कार्य होता है। अब क्वेश्चन आया था कि CVC जो है उसका कार्यकाल यानी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए इसका कार्यकाल सबसे हटके है। इसका कार्यकाल होता है 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी पहले हो। 4 साल या फिर 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी पहले हो वो इसका जो है टेन्योर होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है। इस समय तक ये जो है अपने पद पर कार्यरत रहता है। अब जो CVC है ये एक किस प्रकार की बॉडी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार की है। क्या ये सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, संविधानेतर निकाय है, किस प्रकार का ये निकाय है। इंग्लिश में बताएं तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए इसकी रिकमेंडेशन संथानम कमेटी ने की थी। ठीक है, संथानम कमेटी ने जो है इसकी रिकमेंडेशन की थी 1962 के करीब, 1962 से 64 के करीब। फिर इसको एक बॉडी के रूप में बनाया गया और बाद में 2003 में इसको पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा पावर्स दी गई। इसलिए ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे CVC क्या है, तो एक स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक निकाय है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसका टेन्योर आपको पता होना चाहिए। फिर अब आप देखिए कि इसके अंदर मेंबर कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मेंबर होते हैं 3। एक होता है CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 जो होते हैं वो विजिलेंट कमिश्नर्स होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है। और प्रेसिडेंट जो इनको नियुक्त करता है अपनी मन मर्जी से नहीं करता है। एक समिति है, 3 सदस्यीय समिति जो है वो उसकी सिफारिश करती है। उस समिति में कौन कौन होता है, तो उस समिति में होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फिर होता है होम मिनिस्टर और तीसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन तीनों की सिफारिश के आधार पर वो जिसको सिफारिश करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को CVC बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। और किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिटी आता है तो पॉलिटी के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अब देखिए कार्यवाहक बनाया है, तो कार्यवाहक किसको बनाया है, सुरेश एन सेन को जो है अभी इसका कार्यवाहक चेयरमैन जो है वो बनाया गया। अब जो नए चेयरमैन आएंगे परमानेंट वाले, फिर वो इनका स्थान ले लेंगे। तो अभी तो ये जो है कार्यवाहक ही हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है
अब देखिए जो मैंने चीज़ें बताई है वो सब इसमें लिखी हुई है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ये इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में पटेल अभी एकमात्र वीसी हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में सीवीसी जो है 1964 संथानम कमेटी की उस पर बनाया गया था। 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। सिर्फ संसद के प्रति ये उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा ओटीटी सेवाओं की सामग्री से जुड़ी शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति A.K. सीकरी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ओटीटी क्या होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। तो देखिए ओटीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब है जितने भी आप ये देखते हैं, अमेज़ॉन है, आर्ट बालाजी है, अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे क्या हैं, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी कि इंटरनेट को जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं तो उसको ओवर द टॉप इंटरनेट यूजेस कहा जाता है। तो अब आप जानते हैं कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे प्रोग्राम्स, सीरीज़, वेब सीरीज़, मूवीज़ दिखाई जाती हैं। तो उनका रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार का कंटेंट कैसे दिखाया जाए वो जो है उसको सेंसर करना काफ़ी आवश्यक है। तो उसी के लिए अब आप देखिए कि हमारे देश के अंदर क्या है कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इन सभी पे जो है सेल्फ रेगुलेशन है कि आपका मन करे उस हिसाब से आप दिखाओ, ठीक है। मतलब कि आपके सेल्फ रेगुलेटेड है कि आपको सही लग रहा है कि नहीं, ऐसा कोई सेंसर इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ओटीटी सेवाओं के अंदर कई सारी कंप्लेंट्स आती है कि ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। तो ये जो है सेंसर के लिए जो है यहाँ पर बात होती है इसकी। और दूसरा यहाँ पर कई लोगों की जो शिकायत होती है बोर्ड को लेकर, भाई इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के शिकायत कहाँ की जाए, तो उन शिकायत के लिए जो है एक इन्होंने एक अलग ही शिकायत निवारण बोर्ड जो है भी बनाया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि IAMAI जो है ये क्या है, IAMAI। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको बनाया गया था 2004 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। अब एक संस्था और है जिसका नाम है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल, ठीक है। ये एक संस्था है जिसके अंदर ही जो है एक नया बोर्ड बनाया गया है जिसको हम कह रहे हैं इसके अंदर जो है ग्रीवांस रिड्रेसल बोर्ड जो है वो भी बनाया गया है। तो ये जो DPCGC है इसके अंदर 14 OTT सेवा कंपनियां जो है वो शामिल है। कौन कौन सी, जितने भी नाम आपको ध्यान हो सभी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम है, आर्ट बालाजी है, एप्पल है, ये है, और इरोज नाउ है, फायरवर्क टीवी है, ये सारे जो हैं ये इसके अंदर शामिल है। इनके सबके नाम ध्यान नहीं रखने, बस आपको ये पता होना चाहिए जैसे IMAI है ये क्या संस्था है, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं, और अभी जो नया जो कार्य किया गया है यानी कि शिकायत निवारण बोर्ड जो बनाया गया उसमें जो उसके हेड हैं वो किसको बनाया गया है, तो वो जो जज हैं A.K. सीकरी उनको बनाया गया है। ये रिटायर्ड जज हैं, उनको इसका हेड बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है अनूप चंद्र पांडेय जो है वो नए चुनाव आयुक्त जो है उनको नियुक्त किया गया है। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए चुनाव आयोग के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो देखिए ये एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक होना तो जायज़ बात है, क्योंकि आप देखिए कि जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन को फेयर तरीके से कराने का कार्य कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। तो जब तक उसका संविधान में उल्लेख नहीं होगा तब तक उसके पास में पावर्स जो है उस लेवल की कहाँ से आएंगी। इसीलिए जो है 1950 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, इलेक्शन पहले हुए थे 1952 में, और उसको कराने के लिए जो इलेक्शन कमीशन बना था वो 1950 के अंदर गठित किया गया था, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो किस अनुच्छेद के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, तो आर्टिकल 324 के तहत ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है। तो ये आपको याद रखना है, जो फैक्ट्स बता रही हूँ उनको आप जो है इसके अंदर लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब आप देखिए इसके अंदर कि पहले ये मल्टी मेंबर बॉडी नहीं हुआ करता था, सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन जो है बाद में जो वोटिंग की एज है वो 18 साल से 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। इसीलिए जो है इसका कार्य इसमें जो सदस्य हैं उनको बढ़ाया गया, यानी कि 3 सदस्य अब इसके अंदर होते हैं, 3 पीपल, ठीक है, 3 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। और अभी जो है ये जो अनूप चंद्र पांडे आप देख रहे हैं ये चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है, चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो है सुशील चंद्रा, ठीक है। तो ये कौन बने हैं, ये इसमें अंदर चुनाव आयुक्त बने हैं,
ठीक है। अब ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, आईपीएस ऑफिसर हैं, पहले चीफ सेक्रेटरी, ये कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये इलेक्शन कमीशन किस तरीके की बॉडी है, और हाँ दूसरी बात उसका टेन्योर कितना है। तो टेन्योर जो है इसका जो है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो, ये इसका टेन्योर है, इनके कार्यकाल है। फिर अब देखिए इसके अंदर 3 सदस्य हैं। तो पहले जो है इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुशील चंद्रा है। उसके अलावा जो है राजीव कुमार और अभी जिनका नाम पड़ा अनूप चंद्र, ये जो है इसके अंदर सदस्य हैं। तो 3 लोग इसके अंदर हो गए। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। और सबसे ज़्यादा अगर जिनका नाम लिया जाता है चुनाव आयुक्तों के अंदर, तो वो थे TN शेषन। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इन्होंने बूथ कैप्चरिंग और ये सारी जो घटनाएं होती थी चुनावों के दौरान, इन सबको ख़त्म करने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। अब देखिए ये जो चुनाव आयोग होता है ये एक तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, अर्धन्यायिक निकाय की तरह भी ये कार्य करता है, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो ये हल करता है। ठीक है, इलेक्शंस को कैंसिल करने का कार्य भी इसका होता है। जितनी भी आपकी पार्टीज़ हैं उनको नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का दर्जा देने का कार्य भी मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। उनको जो सिंबल देने होते हैं, कि आपको हाथ वाला सिंबल मिला है कि कमल वाला कि लालटेन वाला, ये सभी सिंबल्स कौन देता है, ये निर्वाचन आयोग ही देता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो है उनको निम्हांस की निदेशक जो है वो बनाया गया है। निम्हांस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, तो अभी इसका हेड जो है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को जो है वो बनाया गया है। निम्हांस के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं स्नायु विज्ञान संस्थान इसका फुल फॉर्म है। ये बेंगलुरु में स्थित है और ये जो है एशिया के सम्मानित मानसिक संस्थानों में से एक है। नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो यानी कि निम्हांस मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में एक बहुक्षेत्रीय संस्थान है। और उसके अलावा जो है 27 दिसंबर 1974 को पूर्व मानसिक अस्पताल और अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था का एकीकरण करके इस संस्था की स्थापना की गई। थोड़ा सा आप संस्था के बारे में ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं कि भारतीय मूल के किन व्यक्तियों को इंटरनेशनल नियुक्तियां दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसके अंदर दिया गया है सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे। ठीक है, अब इस कंपनी के नए चेयरमैन इनको जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं और इन्होंने जो है जॉन थॉमसन का जो है वो पद लिया है। और इसके अलावा देखिए कितने टाइम तक चेयरमैन थे ये कोई नहीं पूछेगा। इन्होंने कई बड़े काम किए, जैसे कि लिंक्डइन है और न्यूआंस कम्युनिकेशन है, जेनीमैक्स है। इन सारी कंपनियों का जो अधिग्रहण है, अधिग्रहण का मतलब उनको एक्वायर जो किया है इन कंपनियों को माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ये सारे कार्य जो हैं इनके देखरेख में ही हुए थे। ठीक है, फिर है जस्टिस महमूद जमाल, इनको कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है वो नामित किया गया है। अब ये भारत के हैं और जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी कनाडा के, वहाँ के पहले अश्वेत व्यक्ति भी बने हैं जिनको कि वहाँ का जो है जज जो है वो बनाया गया है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना, इसको आप काट दीजिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, वर्ल्ड बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह के सदस्य जो है वो नामित हुए हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो है ये आपका जो प्लानिंग कमीशन था जिसको 1950 के अंदर बनाया गया था, आज इसको स्क्रैप करके नीति आयोग बना दिया गया है। इसके जगह ही नीति आयोग बना है। तो उसके ये उपाध्यक्ष थे यानी वाइस चेयरपर्सन थे। मैंने कल बताया था चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, चाहे नीति आयोग हो चाहे प्लानिंग कमीशन हो। और वाइस चेयरपर्सन कौन थे, तो ये थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इनको अभी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक की जो एडवाइजरी कमेटी है उसका सदस्य बनाया गया है। और ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से जो दोहरा संकट उत्पन्न हुआ है उसके लिए जो है उस सलाह मशवरे का कार्य जो है वो करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमको कहीं पर भी काम नहीं आएगी, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, इनको आप काट दीजिए, ये काम के नहीं है। फिर है के नागराज नायडू जो है उनको यूनाइटेड नेशंस ब्यूरोक्रेसी के जो है प्रमुख का कार्यभार दिया गया है। जो भी आपने अगर आप IAS की तैयारी करेंगे या IAS के बारे में देखेंगे तो IAS के बाद में होता है IPS और एक जो होता है
IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ये विदेशों के अंदर जो भारतीय अपनी सेवाएं देते हैं, जो वहाँ की जो एम्बेसी होती है, जैसे भारतीय एम्बेसी कई जगह है, या फिर आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आपको कई सारी एम्बेसीज मिलेगी, जैसे इजराइल की एम्बेसी है, USA की एम्बेसी है। तो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ आकर के जो है अपने देश के लिए कार्य करते हैं, और हमारे यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी कि जो नौकरशाह हैं, IFS ऑफिसर्स जो हैं, वो जो है दूसरे विदेशों के अंदर जो है कार्य करते हैं। तो ऐसे ही एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है जिनका नाम है के नागराज नायडू। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए शेफ डू कैबिनेट के लिए चुना गया है। ठीक है, शेफ डू कैबिनेट का मतलब होता है मुख्य सहायक या फिर निजी सचिव। ठीक है, और ये जो है मालदीव के जो विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट चुने गए अब्दुल्ला राशिद ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, और अगले 1 वर्ष तक के नागराज राशिद नहीं, शाहिद है, अब्दुल्ला शाहिद के सहायक के तौर पर जो है वो कामकाज देखेंगे। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, के नागराज नायडू का नाम आप ध्यान रखेंगे कि UN ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के तौर पर जो है इनको नियुक्त किया गया है। फिर एक रिपीटेड न्यूज़ है नेक्स्ट वाली, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अप्रैल वाली में, या आई थिंक मार्च वाली के अंदर हमने इस न्यूज़ को पढ़ा था। रंजीत सिंह दिसाले के बारे में। इनको देखिए जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है शिक्षा सलाहकार अभी नियुक्त किया है। ये महाराष्ट्र के एक टीचर हैं जिन्होंने QR कोड से जो है जो बुक्स वगैरह जो है उनको देना, जैसे QR कोड आधारित पुस्तकों के अभियान को बढ़ावा देने का कार्य किया था, और इसके लिए जो है इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आना संभावित है, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, नाम ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले, और इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी तो उनके कहते हैं ना फेदर में, उनके कैप में एक और फेदर लगा है, और वो ये है कि इन्होंने जो है इनको जो है अभी ग्लोबल क्या कहते हैं विश्व बैंक का जो सलाहकार है वो नियुक्त किया गया है। तो ये एजुकेशन सेक्टर में वहाँ पर कार्य करेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जो है दिसाले 11 अन्य लोगों के साथ विश्व बैंक के हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल कोच कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श बोर्ड से जुड़ेंगे, और इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेज़ी लाने में जो है वो मदद करना है। ये इनका कार्य रहेगा। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि किस टीचर को जो है इस अवार्ड से यानी कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये है ग्लोबल टीचर अवार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो नियुक्तियां हैं, तो यहाँ पर है जसप्रीत बुमराह के बारे में। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है OnePlus मोबाइल कंपनी का। इनके जो अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। फिर है जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, उसमें देखिए अभी जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी ऊपर, जिसमें कि हम जिस ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे थे, तो वहीं पर आप देखिए कि मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। यूनाइटेड नेशन को जो है संबोधित करेंगे। तो इस बार इनका इलेक्शन हुआ है, यानी कि अपने देश से पहली बार ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि मालदीव का पहली बार को जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि इस पद के हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्रों जैसे अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप, अन्य देश से बारी बारी से एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। तो इस बार जो है इसमें जो है किसको मौका दिया गया है, तो मालदीव्स को दिया गया है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, तो यहाँ आपको इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है उसके सदस्य टोटल हमको पता ही है 193 हैं। इसमें ये जो संबोधन वाला जो ये अध्यक्षता यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता करने का जो अवसर है वो आज तक जो 2 बार जिन देशों को प्राप्त हुआ है वो है अर्जेंटीना, इक्वेडोर और नाइजीरिया। ये 3 ही देश ऐसे हैं जिनको कि 2-2 बार इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत से एकमात्र जो ये अध्यक्षता करी थी 1953 में, तो वो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने की थी, और ये 8वें सत्र की जो है वो अध्यक्षता रही थी, और ये कार्य करने वाली वो पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसका ध्यान रखना है। और जो अदर आपके एग्जाम्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए RPS या RAS वाला जो एग्ज़ाम है वहाँ तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर RPSC के कोई अदर एग्जाम्स जो है जैसे SI है, पटवारी वाला एग्ज़ाम है, या और कोई पेपर आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार 76 वाला जो सत्र है उसके अंदर जो है किसको निर्वाचित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला शाहिद जो हैं, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, वो इस बार अध्यक्षता इसकी करेंगे, किसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की। फिर है करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक जो हैं वो बने हैं। अभियोजक मतलब होता है चीफ प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इनको बनाया गया है। तो हमको इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा हमको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो क्या है। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है
ये एक स्थायी न्यायिक निकाय है और इसको 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि जो है उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेग नीदरलैंड में है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब वो किस एग्जाम में आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इस पर क्वेश्चन था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अंकटैड के ऊपर। अंकटैड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी जो अभी महासचिव के रूप में जिसको नियुक्ति दी है तो उनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपन। इनको जो है अंकटैड के महासचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हो सकता है कि अदर एग्जाम्स में इसके बारे में पूछ लिया जाए, तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। इनको नियुक्त किया गया है और इसका नियुक्ति का कार्य जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इनका नाम याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। इन्होंने इसको जो है इनको जो है पद पर बिठाया है और ये जो है पहली महिला है और पहली महिला और मध्य अमेरिका की भी पहली महिला हैं जो कि इसकी अध्यक्षता करेंगी अंकटैड की। अब देखिए जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो अंकटैड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अधिकतर यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका जो मुख्यालय होता है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही होता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जो प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ये फॉर यूपीएससी के लिए है, यूपीएससी में इन रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, the least developed countries report, information and economy report, technology and innovation report, commodities and development report। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये काफ़ी चर्चा में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑबिट्यूरी, जिसके के अंदर फ्लाइंग सिख जो थे मिल्खा सिंह, उनका तभी देहावसान हुआ है, तो उनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो फ्लाइंग सिख का नाम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उनको दिया था। अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में जन्मे मिल्खा सिंह विभाजन के पश्चात भारत लौट आए थे और भारतीय सेना में शामिल होकर उन्होंने एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाई, यानी एथलीट के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। 1958 में, अब देखिए इसने, इन्होंने जो है 4 बार के एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीता है, 4 बार। और उन्होंने वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में तथा वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर और जो है 4x400 मीटर में जो रिले रेस होती है उसके अंदर भी स्वर्ण पदक जीता है, यानी सब में स्वर्ण लेकर के आए, तभी फ्लाइंग सिख नाम है। फिर 1958 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 440 यार्ड्स स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस स्पर्धा के फाइनल में 4थे स्थान पर है और जो है फिर है यहाँ पर जो है 0.1 सेकंड से पीछे रहने के कारण कांस्य पदक से चूक गए थे और उसके बाद में ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनको भारत में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अब देखिए ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थे ताकि भूमिका बन सके, बाकी इतना आपको याद नहीं रखना है। फिर इनकी एक जो ऑटोबायोग्राफी है ये जिनका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, फिर है इनकी जो पत्नी थी वो भी जो है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही हैं जिनका नाम था निर्मल मिल्खा कौर। तो ये काफ़ी मूवी भी काफ़ी अच्छी है और एक सेंटेंस इसका काफ़ी अच्छा है कि जो है कि एग्ज़ाम के लिए इसको आप सोच सकते हैं कि ये लाइफ की आखिरी रेस है। तो वो बोलता है कि मेरे को कि उसमें ऐसा बोलता है कि भाई ये आपकी जो है आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह बोलते हैं कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, तो इसलिए तैयारी भी वैसे कीजिए कि आखिरी एग्ज़ाम है, लास्ट अटेम्प्ट है और लास्ट एग्ज़ाम है। चाहे आप भले ही आप 21 साल के हों और पहला एग्ज़ाम दे रहे हो अपने लाइफ का, लेकिन उस पहले एग्ज़ाम को आप लास्ट एग्ज़ाम मान करके दीजिए, तभी आपके एफ़र्ट्स जो है ना वो एक अच्छे लेवल पे हो सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है 10 भर्तियाँ निकली हुई, नहीं इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमको ऐसा सोचना है कि फ़र्स्ट दे रहे हैं वही लास्ट होगा, बस बात ख़त्म। तब हमारे एफ़र्ट जो होते हैं वो उस लेवल के लगते हैं। किसी को मत देखिए कि कोई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसको अगर टेक्निक पता होती तो पहले ही पास हो जाता। ठीक है, तो किसी से भी आप डरिए मत और एकदम कहते हैं ना बीस्ट की तरह, बीस्ट होता है ना राक्षस की तरह पढ़ना चाहिए एकदम, पढ़ो बस और कुछ नहीं, पढ़ो बस। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह। तो देखिए महावीर चक्र प्राप्त करता ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जो है इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनको जो है सवाईमन गार्ड्स जो होता है जिसको कि बाद में राजपुताना राइफल्स का नाम दिया गया था, इसमें 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए थे और 2nd वर्ल्ड वॉर में जो है ये शामिल हुए थे और कई युद्ध इन्होंने लड़े हैं।
और इनकी वीरतापूर्ण कार्य के लिए जो है उस समय के जो राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने जो है रघुवीर सिंह को देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से जो है वो सम्मानित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा तहसील के सोडा गाँव से जो है वो संबंधित है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो पर्सन इन न्यूज़ है यानी कि चर्चित व्यक्ति हैं उनको देखते हैं। तो देखिए उपासना कामिनेनी जो है ये अपोलो हॉस्पिटल की हेड हैं, निदेशक हैं। इनको जो है WWF यानी कि वाइल्ड लाइफ जो हमारा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया जो है उसके अंदर अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से इनको जो है एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन के रूप में जो है वो शामिल किया गया है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया है ताकि थोड़ा बहुत ध्यान में रहे। फिर है जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं सप्ताह हैं उनको पढ़ेंगे। तो पहला है तो वर्ल्ड मिल्क डे है, वो 1 जून का आता है। जिनको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, और पूछ भी लिया जाए तो फिर वो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। ऐसे क्वेश्चंस जो है जो बिल्कुल ही बेसिक ऐसे उठा करके अगर कहीं पूछ लिया जाए तो उसका पता नहीं, लेकिन जो पूछे गए हैं उनको हमको हमेशा याद रखना है। जैसे कि वर्ल्ड मिल्क डे है तो वो 1 जून को आता है और इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। तो विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा की गई थी। 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस जो है वो मनाया गया था। फिर है तेलंगाना दिवस। तो आपको पता है 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था। तो ये इसका दिवस जो है वो 2 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है और ये जो है पहला साइकिल डे जो है वो 3 जून 2018 से ही मनाया गया था। फिर है हमारे पास में विश्व पर्यावरण दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस बार की थीम थी इसकी रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। फिर है वर्ल्ड ओशंस डे, तो ये जो है 8 जून को मनाया जाता है। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ये इसका जो है थीम था। फिर उसके बाद में है अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो ये 9 जून को इनका जो है वो मनाया जाता है। फिर है ये इंपॉर्टेंट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाया जाता है और इसका अभी थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। फिर है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन जो होता है और जो सूखा जो होता है उससे निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये हमने कल जैसे UNCCD के बारे में पढ़ा था, वो भी हमको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक संस्था भी बनी हुई है। विश्व मगरमच्छ दिवस, मगरमच्छों की स्थिति को सुधारने के लिए 17 जून को इसको मनाया जाता है। फिर है नेशनल रीडिंग डे, ये काम का नहीं है। फादर्स डे ये भी नहीं। मदर्स डे तो पूछा गया है एक एग्ज़ाम में, वो टीचर लेवल का एग्ज़ाम था। तो फादर्स डे जो है 20 जून का आता है। मदर्स डे कब आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 2012-13 के अंदर किसी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर है नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 21 जून को जो है ये मनाया गया है और ये जो है संपूर्ण विश्व में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस बार इसका थीम था योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वेलबींग जो है इसका थीम था। थीम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फिर है इसको जो है 2014 के अंदर जो है मनाने की घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन में, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको मनाया जाएगा और 21 जून 2015 को विश्व पटल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, क्योंकि इस बार ओलंपिक्स होने वाले हैं टोक्यो के अंदर, तो ये भी याद कर लेते हैं, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1948 में हुई थी, 23 जून 1948 में, और इसका पहला आयोजन जो है 1896 में ही हो चुका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वो 23 जून 1894 को की गई थी। इसीलिए जो है 23 जून को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 23 जून को मनाया जाता है। श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि, ये तो शायद ही कोई पूछे, 23 जून को आती है। नाविक दिवस, फिर है
फिर हम किसी जो है किन्हीं चर्चित पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। ये वाली जो पुस्तकों वाला जो है, ये जब तक कि काफ़ी रेलेवेंट पुस्तक नहीं होगी तब तक आरपीएससी में तो नहीं आएगा, यानी आरएस में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं वहाँ पर बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, ये किताब है खेमलता वाकलू की। फिर है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये है रवि शास्त्री की, ये जो है क्रिकेटर रहे हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच रवि शास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, ये रस्किन बॉन्ड की है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर है माई जॉयज़ एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, ये कृष्णा सक्सेना की है, और इस पुस्तक का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया है। ये भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक माँ की बहादुरी और सहन शक्ति का प्रतीक है। दिस लाइफ एट अ प्ले मेमोर्स, ये है गिरीश कर्नाड और श्रीनाथ पेरूर की। गिरीश कर्नाड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही माने हुए जो हैं राइटर हैं। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, कहीं एमए वगैरह करें, तो इनकी किताबें आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, ये कबीर बेदी की है। और वियर अबाउट्स अ नॉवल, ये झुम्पा लाहिरी की हैं। फिर है थ्री रेज स्टोरीज फ्रॉम सत्यजीत रे, ये सत्यजीत रे की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक याद रखिएगा। ये झुम्पा लाहिरी वाली भी याद रखिएगा, फिर इन दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, कौशिक बसु। अब देखिए, इनको याद करने का क्या तरीका है, कोई इसके ऊपर आप ट्रिक तो बनाने से रहे, ट्रिक बनानी भी नहीं है। तो जो भी है, इनको जो है आप 3 से 4 बार एक बार पढ़िएगा, तो आपको जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे आपको जो है वो याद हो जाएंगे कि ये लगभग इसकी होनी चाहिए। फिर 4 ऑप्शन तो रहते ही हैं, चारों में से एक को टिक करना होता है, तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि लोड लेकर के पढ़ेंगे, नहीं ये तो रटने ही पड़ेंगे सारे, ऐसा नहीं है। 3 से 4 बार पढ़िए, आपको जो है एग्ज़ाम से पहले इनका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको एग्ज़ाम से पहले ही रिवाइज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान एक ऐसी चीज़ है कि आपको इसको अपने मन में रचाना बसाना पड़ेगा। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हो, या फिर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई इकोनॉमिक सर्वे का डेटा याद करना हो, तो इसको आप एग्ज़ाम से 4 दिन पहले भी रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपको जो है वो दिमाग में बैठा हुआ रहे, ठीक है। ये तरीका होता है पढ़ने का। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। आज का जो हमारा वीडियो है इसको हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल से हम जो है शब्द संक्षेप और इसके जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनको देखेंगे, नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और लगभग जो है ये 3 से 4 वीडियोज़ और बना करके इसको जो है मैगज़ीन को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। सी यू ऑल।